आजाद बच्चों, और हमने अपना जो ये डायरेक्टर्स का पहला चैप्टर फाइनली कंप्लीट किया, जो हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 149 से, एंड ये जाता है आपका सेक्शन 172। इस पूरे चैप्टर की बच्चों अब हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्टर्स का अपना पहला चैप्टर रिवाइज करेंगे। पढ़ते वक्त तो बच्चों हमें, क्योंकि पूरे चैप्टर की एक होलसम नॉलेज नहीं थी, तो हमें टुकड़ों में चैप्टर पढ़ना पड़ा। कभी कोई सा सेक्शन हम रेफर करते थे, उसका इंटरलिंकेज किसी और सेक्शन से हम बनाते थे। बट एक सवाल जो मन में आते क्या आता है कि सर रिवीजन भी क्या हमें उसी पैटर्न पर करनी है? नहीं बेटा, अब आपको डायरेक्टर्स के इस पूरे चैप्टर की नॉलेज हो चुकी है। अब अगर आप फ्लो में फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड इस चैप्टर को रिवाइज करोगे, अब आप इसकी सारी बातों को बिंदास कनेक्ट कर सकते हो। और इसी चीज को साबित करने के लिए बेटा आज हम जो इसकी रिवीजन करेंगे 149 से लेकर 172 इस सीक्वेंस में इसको रिवाइज करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आएगी, बिकॉज अब ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। तो आते बच्चों, और सबसे पहले इस चैप्टर के सेक्शन 149 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आते हैं डायरेक्टर्स के अपने पहले सेक्शन पर। तो जी इस सेक्शन के अंदर हमने सबसे पहली बात बेटा क्या पढ़ी थी? पहली बात पढ़ी थी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। तो जी मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम डायरेक्टर किसी भी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट एंड ओपीसी में कितने होंगे? 3, 2 1। एंड मैक्सिमम डायरेक्टर बेटा कितने हो सकते हैं? 15। पर आप एसआर पास करके इस 15 की लिमिट को बढ़ा सकते हो। ध्यान रखना ये बात ओपीसी वर्ग के लिए एप्लीकेबल है कि ओपीसी भी अगर चाहे तो वो एक से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, 15 वो भी कर सकती है, और 15 से ज्यादा करना चाहेगी तो उसे क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। पर ये मैक्सिमम डायरेक्टर की बात आपकी सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनी पर नहीं लगती। इसका क्या मतलब है? इन कंपनीज में ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए आपको एसआर पास करने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात बेटा यहां पर आई थी विमेन डायरेक्टर की। विमेन डायरेक्टर की आवश्यकता किस किस कंपनी में होगी? एक तो हर लिस्टेड कंपनी में, या कोई भी ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पीटी कितनी है? 100-300, या तो पेड अप कैपिटल 100 करोड़ हो या टर्नओवर 300 करोड़ हो। और अगर कभी भी विमेन डायरेक्टर के ऑफिस में कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाए तो ऐसे केस में बच्चों वो वैकेंसी फिल करने के लिए कितना समय मिलता है? या तो 3 मंथ्स या इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। और जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज है उन्हें विमेन डायरेक्टर का लॉ कंप्लाई करने के लिए कितना समय दिया गया था? 6 महीने का समय उन्हें प्रोवाइड किया गया। अगली बात बेटा यहां पर आई थी आपके रेजिडेंट डायरेक्टर की। सबसे पहली बात, हर कंपनी में एक रेजिडेंट डायरेक्टर का होना मैंडेटरी है। रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब जो रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो। तो आपको एडवांस में अपने डायरेक्टर को बोलकर चलना पड़ेगा कि जी इस साल 182 डेज इंडिया में रहिएगा। पर बच्चों अगर कंपनी का पहला साल है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो वहां पर आप इस 182 डेज की रिक्वायरमेंट को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस या इंक्रीज करके चेक करते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका पहला फाइनेंशियल ईयर कैसा रन करेगा। फाइनली बेटा यहां पर हमने बात सीखी थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। सबसे पहली बात, किस किस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आवश्यकता थी? एक तो बच्चों हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी, और उनके 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होते थे? इंडिपेंडेंट। पर जी अगर आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जिसकी पीएलटी है 10, 50, 100, ऐसी कंपनीज में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको चाहिए होते हैं। पी से यहां पर क्या बना था? पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ या उससे ज्यादा। बोरोइंग्स, एल से क्या बना था? लोन्स एंड बोरोइंग्स 50 करोड़ से ज्यादा। ध्यान रखना एग्जैक्ट 50 करोड़ की बोरोइंग पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए होता। या बच्चों आपकी टर्नओवर है 100 करोड़ या उससे ज्यादा, तो ऐसे केस में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आवश्यकता थी। यहां पर एक बात हमने और सीखी कि अगर ऑडिट कमेटी की वजह से या किसी दूसरे कानून की वजह से आपको हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत पड़ी तो आप वो हायर नंबर करते हैं अपॉइंट। अगली बात, इंटरमीडिएट वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बच्चों कब तक फिल होती है? या तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ्स व्हिचएवर इज लेटर। अगली बात बच्चों यहां पर आई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिमिट में। अगर आप एक बार फंस गए तो चुपचाप 3 साल तक आप लॉ कंप्लाई करते रहना। मतलब अगर पीएलटी की लिमिट एक बार भी ब्रीच हुई तो 3 साल तक तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही है। अगर तीनों सालों तक आपकी तीनों लिमिट्स विद इन लिमिट्स रही, मतलब लिमिट से कम रही, तब जाकर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेक्शन से बच पाते हो। अगली बात आई भाई, जो आपकी जॉइंट वेंचर वॉज डोरमेंट कंपनी है उनके ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ नहीं लगता। सेक्शन 8 कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लॉ से एग्जम्प्ट है। शेड्यूल 4 की बातों को फॉलो करोगे। शेड्यूल 4 ने क्या बताया था कि साल में कम से कम एक ऐसी मीटिंग आप जरूर करवाना जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आएंगे। अगली बात, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप ईसॉप नहीं दे सकते, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होता, बिकॉज 152 के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो हम टीएनओडी में भी काउंट करते ही नहीं। अगली बात बच्चों यहां पर आई थी टेन्योर की। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का 1 टर्म दे सकते हैं मैक्सिमम 5 साल का, उसके लिए आप पास करेंगे ओआर, उसे रीअपॉइंट कर सकते हो एसआर पास करके। पर अब की बार भी सेकंड टर्म उसकी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 5 साल। और जैसी ये सेकंड टर्म पूरी होगी अब आपको 3 साल का यहां पर कूलिंग पीरियड रखना पड़ेगा, और 3 सालों के दौरान वो आपकी कंपनी से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं हो सकता। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बच्चों, या अगर आपके कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अदर देन प्रमोटर या केएमपी, वो सिर्फ उन्हीं एक्ट्स के लिए लायबल होते हैं जो उनकी नॉलेज या कंसेंट से हुए थे। सिर्फ उन्हीं वाले कामों के लिए वो रहेंगे लायबल। अगली बात बच्चों है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलेंगे किसको? तो ये बात बच्चों हमें सिखाई थी सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 ने। पहली बात इसने क्या कही? एमडी, डब्ल्यूटीडी या नॉमिनी डायरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। उसके बाद अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो 6 क्राइटेरिया आपको पूरे करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है भाई? यू शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। अगली बात, आप कैश के प्रमोटर नहीं होने चाहिए, या आप कैश के प्रमोटर और डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तीसरा, आपका अपना पेक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए। किसके साथ? कैश, उनके प्रमोटर एंड डायरेक्टर। कैश का मतलब बच्चों कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी होल्डिंग। और ये पेक्यूनरी रिलेशन हम कब देखेंगे? आज और पिछले 2 सालों में। पर इसकी 2 एक्सेप्शन थी। रेम्युनरेशन लेना आपको अलाउड है, या 10% ऑफ योर टोटल इनकम तक का पेक्यूनरी रिलेशन आपको परमिटेड है।
चौथे पॉइंट में है बच्चों आपके रिलेटिव का पेक्यूनरी रिलेशन, कि आपके रिलेटिव का पेक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए। बस लॉ मेकर ने रिलेटिव के पेक्यूनरी रिलेशन को 4 कैटेगरी में किया डिवाइड। सबसे पहला, आपका रिलेटिव कोई सिक्योरिटी ना होल्ड करता हो कैश की आज या पिछले 2 सालों में, बट 2% ऑफ द पेड अप वैल्यू या 50 लाख रुपए की फेस वैल्यू तक की सिक्योरिटी आपको होल्ड करना परमिटेड थी। आपका रिलेटिव इनडेटेड ना हो कैश को या उनके प्रमोटर डायरेक्टर को आज या पिछले 2 सालों में, बट 50 लाख तक की इंडेटनेस यहां पर परमिटेड थी। रिलेटिव ने कोई गारंटी सिक्योरिटी ना दी हो कैश या उनके प्रमोटर डायरेक्टर को आज या पिछले 2 सालों में, 50 लाख तक परमिटेड था। या रिलेटिव का कोई रेजिडरी पेक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए कैश के साथ, पर जी 2% ऑफ द टर्नओवर या इनकम तक का पेक्यूनरी रिलेशन आपको परमिटेड है। बस ये लिमिट देखते वक्त हम ऊपर वाली लिमिट्स को भी यहां पर कर देते हैं क्लब। अगला 5th पॉइंट आया बच्चों, जो आप और आपके रिलेटिव दोनों पर लगा कि जी आप या आपके रिलेटिव, और यहां पर 4 केसेस बने। सबसे पहला, केएमपी या एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए कैश के, और बच्चों यहां टाइम भी बढ़ गया पिछले 3 सालों में। हाउएवर रिलेटिव अगर नॉर्मल एम्प्लॉय हो तो चलेगा। अगला, आप या आपका रिलेटिव एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर ना रहे हो आज या पिछले 3 सालों में किसी ऐसी कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के जो कैश के ऑडिटर्स थे, या किसी ऐसी लीगल या कंसल्टिंग फर्म जो अपना 10% की जो इनकम है कैश से डिराइव करती हो। अगली बात जी, आप या आपके रिलेटिव आपके बाकी रिलेटिव्स के साथ मिलकर उस कंपनी में 2% की वोटिंग पावर ना होल्ड करते हैं। फाइनली, आप या आपके रिलेटिव सीईओ या डायरेक्टर नहीं होने चाहिए किसी ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो अपनी 25% डोनेशंस रिसीव करती है कैश से या प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से, या जो कंपनी के अंदर 2% की वोटिंग पावर होल्ड करे। फाइनली बच्चों, आपके पास कुछ स्पेसिफाइड डिसिप्लिन के अंदर एप्रोप्रिएट स्किल एंड एक्सपीरियंस यहां पर होना चाहिए। और अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी कंपनी में अपॉइंट होते हैं तो अपॉइंट होने के बाद पहली बोर्ड मीटिंग में, हर साल होने वाली पहली बोर्ड मीटिंग में, और जब भी इन सिनेरियो में कोई चेंजेस आएगा आप कंपनी को देंगे अपनी इंडिपेंडेंस का एक डिक्लेरेशन। एंड जी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्च करने में दिक्कत ना है, इसीलिए इसी से अगले सेक्शन ने किस चीज की बात करी थी बेटा, डेटा बैंक। और इसने कहा कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर को एक जिम्मेवारी दी है कि उन्हें एक डेटा बैंक तैयार करना होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। और कोई भी कंपनी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है वो उस डेटा बैंक से उस इंसान को पिक करेगी, पर उस इंसान को पिक करते समय ड्यू डिलिजेंस कंपनी आपको खुद करना होगा, उसकी जिम्मेवारी आपकी है। मतलब वो आपके लिए इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये चीज कंपनी आप चेक करेगा। तो आज के दिन में ध्यान रखना बच्चों कि कोई भी पर्सन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है उसे अपना नाम डेटा बैंक में दर्ज करवाना होगा। जब आप नाम दर्ज करवाने के लिए जाएंगे आपके पास होंगे 3 चॉइसेस। आप 1 साल के लिए, 5 साल के, लाइफ टाइम के लिए अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। ऑब्वियसली लाइफ टाइम के लिए कराया तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर 1 या 5 साल के लिए अगर आपने नाम दर्ज कराया था तो एक्सपायर होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप रिन्यूअल की एप्लीकेशन यहां पर फाइल कर देते हैं। अगर आपके पास डिन नंबर नहीं है कोई नहीं, फिर भी आप अपना नाम इस डेटा बैंक में दर्ज करा सकते हो। और जब भी आप कंपनी में अपॉइंट होने के बाद अपनी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डायरेक्टर दोगे तो साथ में आप एक और डिक्लेरेशन क्या देंगे कि आपका नाम इस डेटा बैंक में आ रहा है। एंड जी डेटा बैंक में नाम तो आ गया, पर अब आपको साबित करना पड़ेगा कि आप डेटा बैंक में रहने लायक हैं। इसलिए अगले 2 साल में आपको पास करना पड़ेगा एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। वो टेस्ट पास कब माना जाएगा, जब आपको 50% मार्क्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स पर भी कोई लिमिट नहीं है, पर अगर आप 2 साल में टेस्ट पास नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा जी आप 1000 रुपए की छोटी सी रिन्यूअल फीस पे करना, आपका नाम 1 साल के लिए रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। और अगर अगले 1 साल में आपने टेस्ट पास कर दिया तो उस रिजर्व कैटेगरी से निकालकर वापसी डेटा बैंक में आपका नाम डाल दिया जाएगा। पर अगर 1 साल में भी आपने टेस्ट यहां पर पास नहीं किया फिर जी क्या होगा, फिर आपको नए सिरे से दोबारा से अप्लाई करना पड़ जाएगा। पर बच्चों कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना कैलिबर ऑलरेडी साबित कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों को ये टेस्ट पास करने की आवश्यकता नहीं है। किस किस को, अगर आपको 10 साल प्रैक्टिस करते हो गया एज अ लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट, आप ये टेस्ट पास करने से एग्जाम्प्ट हो। या अगर बच्चों 3 साल से आपने इनमें से कोई पोस्ट होल्ड कर रखी थी, अगर आप इन कंपनीज के डायरेक्टर थे या इन मिनिस्ट्रीज में आप इस पद पर थे, या सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडीए, इनमें आपने चीफ जनरल मैनेजर या अबव पे स्केल पर ये वाली पोजीशन होल्ड करी हुई थी, तो ऐसे केस में आपको टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं होती। अगला आ गया बच्चों यहां पर आपका सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। पहली बात, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का लॉ अगर लगेगा तो किस पर लगेगा, सिर्फ लिस्टेड कंपनी। और लिस्टेड कंपनी में अगर स्मॉल शेयर होल्डर चाहें तो वो अपना एक एसएसडी अपॉइंट करवा सकते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर का बच्चों यहां पर मतलब क्या था, जो 20,000 रुपए तक की नॉमिनल वैल्यू के शेयर होल्ड करता है। और लिस्टेड कंपनी आपकी मर्जी है, आप चाहो तो खुद से एसएसडी अपॉइंट कर दो, पर अगर आपके स्मॉल शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट आई तो आपको एसएसडी अपॉइंट करने का इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। कितने स्मॉल शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट आनी चाहिए, या तो आपके 10% ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर या 1000 स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लेस। उनकी रिक्वेस्ट मीटिंग से कम 14 डेज पहले आएगी, और जैसे ही वो लोग रिक्वेस्ट देंगे वो अपने रिक्वेस्ट लेटर में एसएसडी का एक नाम भी प्रपोज करेंगे, और उस एसएसडी का नाम, एड्रेस, उसका फोलियो नंबर और कितने शेयर्स उनके पास है ये वाली बात बताई जाएगी। पर बच्चों क्या एसएसडी के पास शेयर्स नहीं भी है तब भी चलेगा, यस, दैट इज जिसको आप एसएसडी अपॉइंट करना चाह रहे हो उसका खुद शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। साथ में अगर उसने 149 सबसेक्शन 6 का भी क्राइटेरिया पूरा कर दिया और सबसेक्शन 7 में डिक्लेरेशन दे दिया तो एसएसडी के साथ साथ आप उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह भी काउंट यहां पर कर पाएंगे।
अगली बात बच्चों यहां पर आई, जो एसएसडी होता है वो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होता, उसको आप एक ही टेन्योर देते हैं 3 साल का, और उसके बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड आता है। 3 साल तक वो कंपनी से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं हो पाएगा। और जी किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर एक पर्सन मैक्सिमम कितनी कंपनीज का एसएसडी बन सकता है? 2, बस वो कंपनीज कॉम्पीटिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। यहां पर 1-2 बातें बच्चों हमने और सीखी थी। क्या एसएसडी सर सेक्शन 152 में काउंट होगा? ध्यान रखना बच्चों, 152 में वो कब काउंट होगा? अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आपने उसे इंडिपेंडेंट की तरह भी काउंट कर लिया था, मतलब उसने इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया पूरा किया था, फिर तो वो 152 से बाहर है। पर अगर वो इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फिर वो 152 में जाएगा। और कहां जाएगा? 1/3 नॉन रोटेशनल डायरेक्टर में, क्योंकि ही इज नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अगला बच्चों यहां पर आया था आपका सेक्शन 152, जिसने डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बात करी। सबसे पहली बात बच्चों यहां पर आई थी फर्स्ट डायरेक्टर की। फर्स्ट डायरेक्टर का नाम कंपनी आप आर्टिकल्स में लिख दीजिए, नहीं लिखा तो जो आपके इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है उन्हें फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। ओपीसी के केस में जो सोल मेंबर है उसे फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। और ये डायरेक्टर अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे? जब तक कंपनी जनरल मीटिंग बुला करके जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं करवा देती। और आगे के बाद डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट बच्चों एज अ थंब रूल कहां किया जाएगा? इन द जनरल मीटिंग। जिसको भी डायरेक्टर बनना है उनको एक डिन नंबर लेना पड़ेगा। आप डिन नंबर जब लेने जाते हैं और किसी भी कंपनी में आप डायरेक्टर के पद पर जैसे ही अपॉइंट होते हैं, तो अपॉइंट होने पर या उससे पहले आप डीआईआर 2 में कंपनी को अपना रिटर्न कंसेंट देंगे। कंपनी जैसे ही आपको अपॉइंट कर देते, कंपनी आरओसी के पास डीआईआर 12 फाइल करेगी। बाकी ये केवाईसी की बात आई थी, ये भी सीखेंगे हम। अगली बात बच्चों यहां पर आई रिटायरमेंट बाय रोटेशन की। पहली बात, रोटेशन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बच्चों, प्राइवेट कंपनीज पर तो लगता ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है सिर्फ पब्लिक कंपनी पर अगर आप एक अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी हो जिसमें 51% की पेड कैपिटल सरकार के पास है या उसकी सब्सिडरी, तो वो भी इससे एग्जम्प्ट है। पर बाकी की पब्लिक कंपनीज पर रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? या तो पब्लिक कंपनी आप अपने आर्टिकल्स में लिखकर क्या कह दो कि आपके सारे डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर। पर अगर आपके आर्टिकल्स में ऐसा नहीं लिखा, तो आपके बोर्ड पर कम से कम 2/3 ऐसे डायरेक्टर होना चाहिए जिनका ऑफिस इज लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो जो आपके टीएनओडी है उनके 2/3। टीएनओडी का मतलब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। टीएनओडी देखते समय आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को करते हैं एक्सक्लूड। और बच्चों ये 2/3 की राउंडिंग ऑफ कैसी होती है? हमेशा हायर। फिर जितने भी डायरेक्टर्स आपके लायबल टू रिटायर है, उनमें से रिटायर होंगे कहां पर? रिटायरमेंट बच्चों होगा एजीएम में। कितने डायरेक्टर रिटायर होंगे? उनका 1/3। और अब की बार राउंडिंग ऑफ कैसे होता है? नियरेस्ट से 1/3 सेलेक्ट कैसे होंगे? हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस। सेम डे पर अगर वो अपॉइंट हुए थे तो उनके बीच में आप एग्रीमेंट करवा लीजिए। अगर वो एग्री भी नहीं कर पा रहे तो उस केस में ड्रॉल ऑफ लॉट्स किया जाएगा, चिट निकाली जाएगी, जिसका भी नाम आएगा वो यहां पर हो जाएगा रिटायर। सर हमारे कुछ डायरेक्टर्स यहां पर रिटायर कर गए, बोर्ड में वैकेंसी होगी, अब क्या करें? तो जी उसी मीटिंग में हमारे पास 3 चॉइस है। या तो हम उन्हें ही रीअपॉइंट कर सकते हैं, और ध्यान रखना अगर वही रीअपॉइंट होते हैं तो क्या उन्हें सेक्शन 160 में नोटिस ऑफ कैंडिडेचर देना पड़ता है? नहीं। या उनकी जगह कोई नया डायरेक्टर ले आइए जिसका नोटिस ऑफ कैंडिडेचर 160 में आ रखा हो। या कंपनी क्या कह सकती है? जी मैं इनको अपॉइंट ही नहीं कर रही, इनके बिना भी मेरा बिंदास काम चल रहा है, मेरी 2:1 की रेशियो मेंटेन है। ये तीनों चॉइस आपके पास उस एजीएम में रहती है। पर बच्चों अगर इस एजीएम में आपने इन तीनों में से किसी भी चॉइस को ऑप्ट नहीं किया, तो उस मीटिंग को ऑटोमेटिकली एडजर्न मान लिया जाएगा अगले हफ्ते के लिए, सेम टाइम एंड प्लेस पर। बाई चांस अगर वो डे नेशनल हॉलीडे है तो अगले बिजनेस डे पर। और अगर उस एडजर्न मीटिंग में भी आपके पास तीनों चॉइस थी, तीनों में से भी आपने कोई ऑप्ट नहीं किया, तो जो आपके रिटायरिंग डायरेक्टर बच्चों उन्हें ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है रीअपॉइंटेड। बस कुछ एक्सेप्शन थी जब आप उन्हें ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड नहीं मानोगे। कब कब? अगर जी उनके अपॉइंटमेंट के लिए कोई रिजोल्यूशन प्रपोज किया गया था पर वो फेल हो गया, या वो अनविलिंग है, या वो डिस्क्वालिफाइड है, या उसके केस में सिंगल रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई थी, या लास्टली एज पर लॉ उसके लिए कोई ओआर या एसआर चाहिए, तो उस केस में भी आपको उन्हें ऑटोमेटिकली आप रीअपॉइंटेड नहीं मानते। फिर बच्चों बताया यहां पर आई थी डिन नंबर की। सेक्शन 153 ने क्या कहा? कोई भी पर्सन को अगर डिन नंबर चाहिए तो आप डीआईआर 3 फॉर्म में अप्लाई करोगे। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ आपको डिन नंबर प्रोवाइड करती है। इसका प्रोसीजर क्या रहता है बच्चों? प्रोसीजर भी हमने पढ़ा। तो आज अगर आपको डिन नंबर चाहिए, आप डीआईआर 3 में अप्लाई करिए। आपके डीआईआर 3 फॉर्म पर जिस भी कंपनी में आप डायरेक्टर बनने वाले उस कंपनी का सीएस एमडीआर डायरेक्टर करेगा ऑथेंटिकेशन। फिर आप पोर्टल पर जाकर डीआईआर 3 करेंगे फाइल। जैसे आप पोर्टल पर डीआईआर 3 फॉर्म अपलोड करोगे, इमीडिएटली आपको एक नंबर मिलेगा जिसे आपका प्रोविजनल डिन माना जाता है। पर अगर आप किसी ऐसी कंट्री के नेशनल हैं जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लेना पड़ेगा सिक्योरिटी क्लियरेंस। उसके बाद बच्चों जो प्रोविजनल नंबर आपको मिला, अब सीजी आपकी एप्लीकेशन को चेक करेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर है तो आपको डिन नंबर मिल जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। वरना सीजी क्या करेगा? आपको डिफेक्ट रेक्टिफाई करने का मौका देगा और 15 दिन के अंदर आप ये डिफेक्ट कर सकते हैं रेक्टिफाई। चलिए, इसके बाद बच्चों आपको डिन नंबर मिल गया। अगर आपको डिन में कोई भी चेंजेस कराने हैं, आप डीआईआर 6 फाइल करते हैं 30 डेज के अंदर। आपका डिन बच्चों क्या कैंसिल या डीएक्टिवेट सरेंडर हो सकता है? यस। अगर आपने डुप्लीकेट डिन ऑब्टेन किया, डिन कैंसिल आउट हो जाएगा और जो दूसरे डिन का डेटा है वो ओरिजिनल डिन पर हो जाता है ट्रांजिट। अगर आपने डिन फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन किया था, डिन कैंसिल हो जाएगा। अगर डेथ हो जाती है, पर्सन अनसाउंड माइंड का हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, ऐसे केस में भी डिन कैंसिल होगा। या अगर आप खुद से जाकर डीआईआर 5 में डिन सरेंडर करने की एप्लीकेशन देते हो और आज तक आपने वो डिन इस्तेमाल नहीं किया था, तो भी सीजी उस केस में आपके डिन को कर देती है कैंसिल। लास्टली बच्चे यहां पर एक बात आई थी केवाईसी की, कि आज के दिन जिस भी पर्सन के पास किसी भी साल के 31 मार्च को डिन है,
उसे अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक, फॉर एग्जांपल अगर 31 मार्च 2023 को आपके पास दिन है तो 30 सितंबर 2023 तक आपको करवाना पड़ेगा अपना एक केवाईसी। आप एक फॉर्म फाइल करते हो DIR3 केवाईसी, पर अगर एक बार आप ये फॉर्म फाइल कर दो तो अगले साल आपको बार बार ये फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह आप बस वेब सर्विस का इस्तेमाल करिए, DIR3 केवाईसी वेब के थ्रू आप ये केवाईसी करवा सकते हो। पर हां, अगर आपको कोई डिटेल चेंज करनी होगी फिर आपको ये फॉर्म दोबारा से फाइल करना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्म फाइल ना करेंगे तो बच्चों आपका दिन हो जाता है डीएक्टिवेट, बट डोंट वरी, जैसे ही आप बाद में फॉर्म फाइल करते हैं आपका दिन दोबारा से रीएक्टिवेट यहां पर कर दिया जाएगा। अगली बात बच्चे यहां पर है सेक्शन 155 कि किसी भी पर्सन को डुप्लीकेट दिन ऑब्टेन करना अलाउड नहीं है। अगली बात आई, आप अगर 2007 से पहले किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तब दिन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जैसे दिन का कॉन्सेप्ट आया आप अपनी कंपनी को एक महीने में अपना दिन नंबर इंटीमेट करते थे और कंपनी ये बात ROC को 15 दिन के अंदर कर देती थी इंटीमेट। एंड फाइनली भाई, कंपनी के ब्याह पर डायरेक्टर जब भी कोई फॉर्म फाइल करेगा तो उस डायरेक्टर का दिन नंबर वहां पर मेंशन किया जाएगा। और अगर आपने सेक्शन 152, 155 या 156 की बातों को ब्रेक किया तो ऐसे केस में ध्यान रखना बच्चों 50,000 रुपए तक की पेनल्टी है। कंटिन्यूइंग फेलियर के केस में 500 रुपए पर डे की पेनल्टी। और अगर आपने इस चैप्टर की बाकी किसी सेक्शन को तोड़ा तो उसके लिए बच्चों अगर उस सेक्शन में पेनल्टी नहीं है तो सीधा कौन से सेक्शन की पेनल्टी लगती है, 172। तो इस चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन आता है वो वाली पेनल्टी आप पर अप्लाई कर जाएगी। फिर आया था बेटा अगला सेक्शन, सेक्शन 160। इस चीज ने किसकी बात करी, नोटिस ऑफ कैंडिडेचर। तो अगर आज आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए इच्छुक हैं तो आप उसे नोटिस ऑफ कैंडिडेचर दे सकते हैं या उस कंपनी को कोई मेंबर आपको प्रपोज कर सकता है। ये नोटिस ऑफ कैंडिडेचर आपको आने वाली जनरल मीटिंग से 14 डेज पहले देना पड़ेगा, साथ में लगेगा 1 लाख रुपए का एक डिपॉजिट। पर 3 केसेस में डिपॉजिट की आवश्यकता नहीं होती। किस किस केस में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करवाना, कोई ऐसा डायरेक्टर जिसका रिकमेंडेशन NRC ने दिया है, और अगर कंपनी में NRC नहीं है तो कोई ऐसा डायरेक्टर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया है रिप्रेजेंट। जैसे ही कंपनी के पास बच्चे नोटिस ऑफ कैंडिडेचर आता है, कंपनी अपने मेंबर को मीटिंग से 7 दिन पहले करेगी इंटीमेट। इंटीमेशन कंपनी इंडिविजुअली दे सकती है, कैसे, पोस्ट से, ईमेल से और वेबसाइट पर कर देगी अपलोड, वरना 2 न्यूज़पेपर में ऐड के जरिए भी कंपनी बात बता सकती है। फिर जनरल मीटिंग आएगी, अगर जनरल मीटिंग में पर्सन इलेक्ट हो गया या 25% से ज्यादा वोट्स इनको मिल गए तो इनका डिपॉजिट बच्चों हो जाता है रिफंड। पर ये वाला सेक्शन आपका प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं करता, हुल्ली और गवर्नमेंट कंपनी और उसकी वॉच पर अप्लाई नहीं करता, और डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन पर भी इस सेक्शन की बातें अप्लाई नहीं करती। अगला है बच्चों सेक्शन 161। दिस वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इस सेक्शन में डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर मिलती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और यहां पर बच्चों आए थे 4 केस। सबसे पहला आपका सबसेक्शन 1, एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास एक एडिशनल पावर होनी चाहिए आर्टिकल्स में। अगर आर्टिकल्स ऑथराइज करते हैं तो बोर्ड आप एडिशनल डायरेक्टर को कर सकते हैं अपॉइंट, और जिस भी एडिशनल डायरेक्टर को आप अपॉइंट करते हैं, ये वाला ध्यान रखना बच्चों, बोर्ड मीटिंग में भी हो सकता है, RBC से भी आप ये बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। ये जो एडिशनल डायरेक्टर यहां पर आ रहा है, ये कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं होना चाहिए जिसका रिकमेंडेशन पिछली जनरल मीटिंग में कभी फेल हुआ हो। और ये जो एडिशनल डायरेक्टर आएगा ये अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, AGM तक, और अगर AGM नहीं हुई तो लास्ट ड्यू डेट तक। अगला बच्चे यहां पर हमने देखा ऑल्टरनेट डायरेक्टर, कि अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर इंडिया से 3 महीने उससे ज्यादा के लिए बाहर जा रहा है तो ऐसे केस में बोर्ड उसकी जगह एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, ऑल्टरनेट डायरेक्टर वो अपॉइंट नहीं करेगा जो बाहर जा रहा है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा पूरे बोर्ड के द्वारा। उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या तो बोर्ड मीटिंग या RBC किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए हम ऑल्टरनेट पावर चेक करते हैं, या तो आर्टिकल्स में पावर हो या OR आपको पास करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग कंपनी का कोई डायरेक्टर किसी दूसरे डायरेक्टर का ऑल्टरनेट नहीं बन सकता। अगर कंपनी में ऑलरेडी कोई ऑल्टरनेट डायरेक्टर है फिर वो किसी और का ऑल्टरनेट नहीं बन पाएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। और अगर कंपनी का जो ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया के बाहर गया था, कल को वो रिटायर होकर ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट अगर हो जाता है तो उसका ऑल्टरनेट डायरेक्टर को आप ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड नहीं मानेंगे। और बच्चों, जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड करता है, जब तक आपका ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया वापसी ना आ जाए, या अगर इंडिया वापसी आने से पहले ही उसका ऑफिस वेकेट हो जाता है तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ऑफिस भी यहां पर हो जाता है वेकेट। फिर आए बेटा यहां पर सबसेक्शन 3, नॉमिनी डायरेक्टर। ध्यान रखना, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए हम आर्टिकल्स की पावर को चेक करते हैं, और इसे भी बोर्ड अपॉइंट करता है या तो बोर्ड मीटिंग में या RBC में। और बोर्ड इसको अपॉइंट करता कैसे है बच्चों, किसी के नॉमिनेशन पे, दैट इज किसी और एंटिटी ने किसी का नाम नॉमिनेट किया। कोई और एंटिटी बच्चों यहां पर कौन हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा इंस्टीट्यूट जिसने अपने कानून की पावर का इस्तेमाल करते हुए आपकी कंपनी में बोर्ड को अपॉइंट किया, फॉर एग्जांपल LIC SBI, या कोई नॉर्मल बैंक जिसने किसी एग्रीमेंट के थ्रू अपॉइंट किया, या अगर गवर्नमेंट कंपनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है बच्चों, उसको हम कह देते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। एंड फाइनली बच्चों यहां पर एक पॉइंट आ गया था आपका कैजुअल वैकेंसी का। कैजुअल वैकेंसी के केस में हमने क्या कहा भाई, कैजुअल वैकेंसी किसी भी डायरेक्टर के ऑफिस में अगर अराइज होती है तो उसे बोर्ड मीटिंग में फिल करते हैं। बस एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या, कैजुअल वैकेंसी इस सेक्शन में सिर्फ ऐसे ही डायरेक्टर की फिल होगी जिसे जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया था। तो ध्यान रखना, जो जनरल मीटिंग में अपॉइंटेड है सिर्फ उसकी वैकेंसी फिल होती है, और वैकेंसी फिल होगी सिर्फ बोर्ड मीटिंग में। मतलब इस वाले पॉइंट में आपको रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन परमिटेड नहीं है। जिसकी भी कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे, इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग में मेंबर से उसका अप्रूवल लिया जाएगा, और ये वाला डायरेक्टर बच्चा अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, रिमाइंडर ऑफ द टेन्योर के लिए। यहां पर थोड़ी सी बातें बच्चों हमने और पढ़ी थी, जो आपके एडिशनल डायरेक्टर थे
ऑल्टरनेट डायरेक्टर थे या नॉमिनी डायरेक्टर थे या अगर कैजुअल वैकेंसी फिल करके डायरेक्टर है। पहली बात हमने कहा पड़ी, इनको अपॉइंट करते समय आपको 149 की मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स की लिमिट का कब कब ध्यान रखना होता है। ध्यान रखना बच्चों, एडिशनल डायरेक्टर के लिए आपको इस लिमिट का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सॉरी, एडिशनल डायरेक्टर के लिए आपको इस लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल्टरनेट डायरेक्टर के लिए आपको इस लिमिट का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नॉमिनी डायरेक्टर के लिए डिपेंड करेगा, अगर वो किसी दूसरे कानून के द्वारा अपॉइंट है तो लिमिट का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर वो किसी एग्रीमेंट के द्वारा अपॉइंट है तो आपको लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड कैजुअल वैकेंसी के केस में बेटा 149 की लिमिट का हम ध्यान तो रखते हैं, पर उससे कोई फर्क एज सच पड़ता ही नहीं। फर्क क्यों नहीं पड़ता बेटा? क्योंकि कैजुअल वैकेंसी में एक डायरेक्टर गया, उसकी जगह कोई नया डायरेक्टर आया है। अगली बात सर, क्या इनको हम टीएनओडी अंडर सेक्शन 152 के लिए कंसिडर करेंगे? और अगर सर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये 2/3 में जाएगा रोटेशनल में, या 1/3 में जाएगा नॉन रोटेशनल। ध्यान रखना बच्चों, एडिशनल डायरेक्टर आपका टीएनओडी में काउंट नहीं होता, ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी आपका टीएनओडी में काउंट नहीं होता। नॉमिनी डायरेक्टर अगर किसी एक्ट के थ्रू अपॉइंटेड है तो टीएनओडी में काउंट नहीं होगा, अगर वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू अपॉइंटेड है फिर वो टीएनओडी में काउंट होता है। और कहां काउंट होगा? 1/3 नॉन रोटेशनल, क्योंकि इसे जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं किया गया। कमिंग डाउन टू कैजुअल वैकेंसी, तो जी कैजुअल वैकेंसी में डिपेंड करेगा किस डायरेक्टर की वैकेंसी आपने फिल करी। अगर तो वो इंडिपेंडेंट था तो टीएनओडी में काउंट नहीं होगा, वरना वो वाला डायरेक्टर आपका 2/3 या 1/3 में जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द ऑफिस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर। तो दिस इज हाउ बच्चों इन डायरेक्टर्स के केस में हम सेक्शन 149 एंड 152 को रीड करते हैं। फिर आए बेटा यहां पर सेक्शन 162 सिंगल रिजोल्यूशन, कि अगर कोई कंपनी मल्टीपल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाह रही है, एक सिंगल रिजोल्यूशन के द्वारा उन्हें अपॉइंट नहीं किया जा सकता। पर जी क्या कंपनी किसी तरीके से सिंगल रिजोल्यूशन पास कर सकती है? यस। सिंगल रिजोल्यूशन पास करने से पहले आपको मीटिंग में मेंबर से पूछना पड़ेगा, और अगर एक भी मेंबर ने उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं किया तब जाकर आप सिंगल रिजोल्यूशन पास कर सकते हो। पर अगर आपने मेंबर से पूछे बिना सीधा सिंगल रिजोल्यूशन पास कर दिया, दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड। बस ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी पर यह सेक्शन अप्लाई नहीं करता। अगला है बच्चों सेक्शन 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिखकर क्या कह सकती है कि मेरे कम से कम 2/3 डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट किए जाएंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कांसेप्ट क्यों आता है? माइनॉरिटी को राइट देने के लिए। फॉर एग्जांपल, कंपनी में 2 कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर है, पहले के पास 70% वोट्स है, दूसरे के पास 30%। तो कंपनी क्या कह सकती है, मेरे टोटल डायरेक्टर का 2/3 अगर मैं निकालती हूं तो 10 डायरेक्टर आ रहा है, 10 में से 7 डायरेक्टर ग्रुप 1 अपॉइंट कर देगा, 3 डायरेक्टर ग्रुप 2 अपॉइंट कर देगा। इसे हम कहते हैं बेटा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से जब भी डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं 3-3 सालों के लिए किए जाते हैं, और उनके ऑफिस में अगर कोई वैकेंसी होती है 161 में से किया जाता है। फिर यहां पर ध्यान रखना बच्चों कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले डायरेक्टर को मेंबर सेक्शन 169 में क्या ओआर वगैरह पास करके रिमूव कर पाएंगे? द आंसर इज नो। अगला है बेटा सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। इसको हमने 2 सब सेक्शन में किया था ब्रेक। सबसे पहला बेटा सब सेक्शन 1, यहां पर क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन आई? अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं तो यू आर डिस्क्वालिफाइड, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है तो यू आर डिस्क्वालिफाइड, या अगर आपने खुद से इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन दी है तो भी यू आर डिस्क्वालिफाइड, या अगर आपके पास डिन नंबर नहीं है तो भी यू आर डिस्क्वालिफाइड। और ये चारों होती है बच्चों यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन इन्वोक हुई, किसी भी नई कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन पाओगे, एग्जिस्टिंग सारी कंपनीज में आपको ऑफिस करना पड़ेगा वेकेट। अगला है जी, अगर आपने 165 सबसेक्शन 1 की मैक्सिमम डायरेक्टर्स की लिमिट को ब्रीच किया तो भी आप डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। तो अगर आप ऑलरेडी 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो, उनमें तो आप डायरेक्टर रह सकते हो, पर 21वीं कंपनी में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगला है जी, अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्ड कर रहे हो, कंपनी ने आपसे मंगाया कॉल मनी और 6 महीने तक आपने कॉल मनी पे नहीं किया, तो आप हो जाएंगे डिस्क्वालीफाइड। बट दिस इज कंपनी स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब क्या किसी नई कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो? यस। अदर कंपनी में डायरेक्टर रह सकते हो? यस। पर जिस कंपनी में डायरेक्टर थे वहां आपका ऑफिस हो जाएगा विकेट। पर कल को जैसे आप शेयर्स बेच देते हो, या शेयर्स फॉरफीट हो जाए, या आप कॉल मनी पे करते हो, ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन आपकी हो जाएगी रिमूव। फाइनली बच्चों यहां पर 4 पॉइंट आए थे कन्विक्शन के, कि अगर आपको 6 महीने की जेल हुई है 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड, 7 साल की जेल हुई है लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाइड, कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है तो जब तक वो ऑर्डर फोर्स में रहेगा यू आर डिस्क्वालीफाइड, या अगर आपने 188 ब्रेक किया तो 5 सालों के लिए और डिस्क्वालीफाइड। और सर अगर आप अपील में चले भी जाते हो कोई फर्क नहीं है, तब भी आप डिस्क्वालीफाइड रहोगे, मतलब आप किसी भी नई कंपनी के तो डायरेक्टर बन नहीं सकते। बट सर व्हाट अबाउट जो एग्जिस्टिंग कंपनीज में हम डायरेक्टर है, तो बच्चों 188 वाले केस में तो आपके एग्जिस्टिंग कंपनीज की डायरेक्टरशिप हो जाएगी खत्म। तो बाकी जो ये 3 केस थे, इसके लिए सेक्शन 167 ने एक स्पेशल बात क्या बोल दी कि अगर आप अपील में चले जाते हो तो फॉर द टाइमिंग आप एग्जिस्टिंग कंपनीज में डायरेक्टर रह पाओगे। सर कितने टाइम के लिए? तो ये लॉ ने का जैसे ही लोअर कोर्ट का ऑर्डर आएगा हम 30 दिन तक वेट करेंगे। अगर 30 दिन में अपील फाइल हुई, हायर अथॉरिटी के ऑर्डर का वेट करेंगे, उसका ऑर्डर जैसे ही आएगा उसके 7 दिन बाद और वेट करेंगे, और उसके बाद उससे जो हायर अथॉरिटी है उसका जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आपको ऑफिस वेकेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है बच्चों सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। इसने कहा जी अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हो जिसने लगातार 3 सालों से फाइनेंशियल या एनुअल रिटर्न फाइल करने का डिफॉल्ट किया है, या जिसने 3D का डिफॉल्ट कर रखा है 1 साल से, 3D का मतलब डिपॉजिट डिबेंचर डिविडेंड, तो आप 5 सालों के लिए हो जाओगे डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है? 5 सालों तक किसी नई कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। दूसरी कंपनी में डायरेक्टर थे वहां ऑफिस वेकेट हो जाएगा,
पर जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है वहां फॉर द टाइमिंग आप अपना करंट टेन्योर पूरा कर लो, आप रीअपॉइंट नहीं हो पाओगे। और अगर इस कंपनी में कोई नया डायरेक्टर भी आता है 6 महीने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन इन्वोक नहीं होगा। ध्यान रखना बच्चों, यहां पर ये जो क्लॉज बी 3D वाला है ये गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई नहीं करता, बस गवर्नमेंट कंपनी का फाइनेंशियल और एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एंड लास्टली प्राइवेट कंपनी आर्टिकल्स में लिखकर कोई भी एडिशनल ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बता सकती है। फिर है बेटा सेक्शन 165, इसने क्या कहा, मैक्सिमम आप डायरेक्टर बन सकते हो 20 कंपनीज के, पर ये 20 की लिमिट देखते वक्त एक चीज का ध्यान क्या रखना कि जी मैक्सिमम आप 10 डायरेक्टरशिप एक्वायर कर सकते हो। किस कंपनी की? पब्लिक कंपनी या कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी है। पर इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 8 और डोरमेंट कंपनी की डायरेक्टरशिप्स को हम काउंट नहीं करते। अगला है जी सेक्शन 166, ड्यूटीज ऑफ ए डायरेक्टर, कि जी आप आर्टिकल के हिसाब से एक्ट करोगे, गुड फेथ में एक्ट करोगे, डिलीजेंटली आप काम करोगे, कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट आप नहीं कमाओगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करोगे, और आपको अपना ऑफिस असाइन करना यहां पर परमिटेड नहीं है। फिर है बच्चों सेक्शन 167 वेकेशन, सेक्शन 164 वाले डिस्क्वालिफिकेशन तो हमने पढ़ ली थी। इसके अलावा यहां पर क्या क्या आई कि अगर आप 12 महीने तक बोर्ड मीटिंग में नहीं आए, चाहे आपने लीव ऑफ एब्सेंस लिया था या नहीं, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, आप डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। अगर आपने 184 में अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया या आपने 184 के कॉन्ट्रावेंशन में बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर दिया, तो आपका ऑफिस हो जाएगा वेकेट। कंपनी लात मार कर निकालती है तो भी ऑफिस वेकेट हो जाएगा। या आपको कंपनी में डायरेक्टरशिप का पद क्यों मिला था? क्योंकि आप कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में कोई ऑफिस होल्ड करते थे, और अगर वहां पर आपका ऑफिस वेकेट हो गया तो कंपनी में भी आपका ऑफिस हो जाता है वेकेट। प्राइवेट कंपनी चाहे आर्टिकल्स में लिखकर कोई एडिशनल ग्राउंड ऑफ वेकेशन बता सकती है, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कंपनी के सारे डायरेक्टर्स का ऑफिस वेकेट हो जाए तो उस केस में कंपनी के प्रमोटर्स वरना सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी में नए डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करती है। फिर बच्चों सेक्शन 168 रेजिग्नेशन, कि कोई भी डायरेक्टर अपने पद से रिजाइन कर सकता है, उसके लिए वो कंपनी को दे देगा नोटिस, आरओसी को वो चाहे तो नोटिस डीआईआर 11 में दे सकता है। जैसी कंपनी को रेजिग्नेशन का नोटिस मिलेगा, कंपनी आरओसी को ये बात पक्का पक्का बताएगी डीआईआर 12 में अगले 30 दिन में, और उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन बेटा क्या माना जाएगा? जो भी उसने रेजिग्नेशन की डेट नोटिस पर डाली होगी कि जी मैं रिजाइन करूंगा लेट्स से 31 जनवरी से, या जिस दिन कंपनी को वो रेजिग्नेशन लेटर रिसीव हुआ, विच एवर इज लेटर। पर जी रिजाइन होने से पहले अगर आपने कोई गलती करी थी, उन गड़बड़ियों के लिए तो आप रहोगे लायबल। और अगर कभी किसी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स रिजाइन करते हैं तो ऐसे केस में प्रमोटर वरना सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी में नए डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करती है। फिर आया बच्चों सेक्शन 169 रिमूवल, कि आज के दिन अगर कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लात मारकर निकालना चाहती है, उसके लिए आपको ओआर पास करना पड़ता है। पर अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड टर्म सर्व कर रहा था, ऐसे केस में बच्चों आप क्या पास करते हो? एसआर। साथ में आपका क्या लगेगा? एक स्पेशल नोटिस। दैट इज यहां पर सेक्शन 115 के हिसाब से कुछ मेंबर को स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, और स्पेशल नोटिस में मेंबर दो बातें बोल सकते हैं, या तो किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है या उसकी जगह नया डायरेक्टर को लाना है। जैसे ही बच्चों यहां पर स्पेशल नोटिस आएगा, डायरेक्टर के पास एक अधिकार है कि वो अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। अगर डायरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन टाइमली आई तो जब कंपनी मेंबर को स्पेशल नोटिस की बात मीटिंग से 7 दिन पहले इंटीमेट करेगी, डायरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन चिपका देगी। अगर रिप्रेजेंटेशन देरी से आए उसे मीटिंग में रीड आउट कर देगी। पर बच्चों अगर डायरेक्टर उस रिप्रेजेंटेशन वाली पावर का मिसयूज कर रहा है तो कंपनी एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद ना तो रिप्रेजेंटेशन भेजने को बाउंड है, ना ही उसे रीड आउट करने के लिए यहां पर बाउंड रहेगी। फाइनली बच्चों यहां पर एक बात आई फिलिंग ऑफ वैकेंसी की, कि जी जो डायरेक्टर को यहां पर रिमूव किया गया, अगर स्पेशल नोटिस में ही मेंबर ने नए डायरेक्टर का नाम बता दिया था तो वो यहां पर अपॉइंट हो जाएगा, वरना कैजुअल वैकेंसी फिल हो जाएगी एज पर सेक्शन 161 सब सेक्शन 4, और जो नया डायरेक्टर आएगा वो रिमाइंडर ऑफ द टेन्योर के लिए ऑफिस को करेगा। सर 170 ने बस कहा कंपनी आप अपने डायरेक्टर्स एंड केएमपी का एक रजिस्टर मेंटेन करना, जिनमें उनकी शेयर होल्डिंग की डिटेल्स भी आएगी, और मेंबर चाहे तो इन रजिस्टर को कर सकते हैं इंस्पेक्ट, कॉपी भी मांग सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई एक्सट्रैक्ट भी ले पाएंगे। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो मेंबर आरओसी को अप्रोच करने के बाद आरओसी से कहेगा जी मुझे ये इंस्पेक्शन का अधिकार दिलवाया जाए। एंड फाइनली बेटा लास्ट यहां पर आ गया था रेसिडुअरी पनिशमेंट का सेक्शन, कि अगर पूरा चैप्टर आपने पढ़ा और पूरे चैप्टर में किसी सेक्शन को ब्रेक करने के लिए उस सेक्शन में कोई फाइनल पेनल्टी नहीं थी, तो ऐसे केस में बच्चों इस सेक्शन की फाइनल पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी है? सीधा 50,000 रुपए की। पर अगर कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है तो 500 रुपए पर डे विद एन अपर कैप ऑफ 3 लाख फॉर कंपनी एंड 1 लाख फॉर द ऑफिसर इन डिफॉल्ट। एंड दिस इज ऑल अबाउट बच्चों योर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ डायरेक्टर्स। तो बच्चों अगर आप बार बार चीजों को रिवाइज करते हो और आपके माइंड में फिट होती है, ट्रस्ट मी आपको 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे ये पूरा चैप्टर रिवाइज करने में। चलिए बेटा, तो ये चैप्टर तो हमारा यहां पर समाप्त हुआ।